नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सीएम भूपेश बघेल यूपी में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नोएडा में प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सीएम बघेल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई और अब इस पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है। सीएम खुद इस एफआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता यूपी की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी के नोएडा में एक सेक्टर में गली गली घूमकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यही प्रचार करना सीएम बघेल के लिए मुसीबत बन गया। 5 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर डोर टू डोर प्रचार करने के आरोप में चुनाव आयोग ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और इसी जिम्मेदारी को निभाने सीएम यूपी आए थे, लेकिन प्रचार के चक्कर में सीएम अपने ऊपर एफआईआर की कार्रवाई करवा बैठे। खुद पर हुई कार्रवाई पर सीएम ने सवाल उठाए हैं। एफआईआर मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार। वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम पर यूपी में एफआईआर हुई तो छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मच गया। एक तरफ जहां सरकार और कांग्रेस सीएम के बचाव में उतर आई, तो दूसरी तरफ योगी और बीजेपी पर निशाना साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है, जो आप कुछ संख्या में आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, 300 लोग कमरे के अंदर आप सभा कर सकते हैं, तो उन्हीं का पालन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी को डराने का प्रयास योगी जी की सरकार कर रही है, मगर योगी जी की सरकार के मंसूबे कभी पूरा नहीं होंगे और वहाँ योगी जी की सरकार जाना तय है। इसलिए इस ढंग से योगी जी की सरकार हथकंडे अपना रही है। चुनाव आयोग का गाइडलाइन है 5 लोग के साथ घूमना है, उसी को पालन करते हुए 5 लोग उसके साथ थे, उसकी सुरक्षा वाले थे, न्यूज वाले थे, और लोग कुछ देख रहे थे। उसको जबरदस्ती योगी ने डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कर दिया है। ये निंदनीय है, किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए कि कोई रोड शो या कोई सभा भीड़ भड़का नहीं कर रहे थे। सत्ता और संगठन चुनाव आयोग की कार्रवाई और बीजेपी को निशाने पर ले रही है, तो बीजेपी ने भी बघेल और कांग्रेस पर वार किया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। उत्तर प्रदेश देखा ना कि मैं कानून से परे हूं। यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे, मैंने अभी के ग्रुप का वीडियो देखा है, बहुत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। निर्वाचन आयोग मेरे ऊपर कार्रवाई मत करे, मैं देश के संविधान कानून निर्देश से ऊपर हूं। वैसे तस्वीरों में सीएम बघेल के साथ 5 से ज्यादा लोग नजर आ तो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या सीएम बघेल ही हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया? सवाल यह है, क्या बाकी पार्टियों के नेता इन नियमों का पालन कर रहे हैं, और अगर नहीं तो उन पर कब गाज गिरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मामला हमने आपको समझाया, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दूसरा दिन है, नोएडा में सीएम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सीएम पर हो गई एफआईआर, और वो इसलिए कि नियमों का पालन नहीं किया गया, ये आरोप लगाया गया है। इस आरोप पर यह कार्रवाई हुई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी साहब और कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल नितिन जी आपसे। नितिन जी, तस्वीरें अगर आप कहें तो मैं दोबारा दिखा सकता हूं। 5 लोगों से ज्यादा तो थे सर।
अरे भाई, मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के, 5 लोग से ज्यादा थे, तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई चुनाव आयोग ने जो अनुमति दी, 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति दी है। 5 वो थे, सिक्योरिटी के उनके जो साथ में जो अधिकारी रहते हैं वो थे, और मिलने वालों को कौन रोक सकता है। आप ये देखिए कि लोकप्रियता है उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और यदि आप देखेंगे सारे लोगों ने, चाहे 10-12 लोग नजर आ रहे हैं सारे, तो उसमें देखिए सभी ने मास्क लगाया हुआ है और बाकायदा कोविड नियमों को भी ध्यान में रखा गया है। यदि आप कहेंगे कि वीडियो में ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बात अमरोहा पे भी सूट होती है, जहां पर रैली की गई है, वहां पर क्यों एफआईआर नहीं हुई उस मंत्री के खिलाफ। और मैं तो, यदि आप कहेंगे आसिफ जी, तो कल तक के आपको मैं उत्तर प्रदेश के कम से कम 10 से 12 वीडियो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, भाजपा के लोगों को भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और संभवतः चुनाव आयोग में भी कांग्रेस इसकी शिकायत करेगी कि एक पक्षीय ये जो कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी जो कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा जो है आज देश में हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, किसानों के कर्ज माफी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को एक आस हो रही है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ एक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की बयार बह रही है। प्रियंका गांधी जी की फर्स्ट लिस्ट कांग्रेस की जारी होने के बाद, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस प्रकार इस कड़ी के तहत जो महिलाओं को वहां पर टिकट में प्राथमिकता दी गई है। कल भूपेश बघेल जी नोएडा विधानसभा की हमारी बहन पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में गए थे, और कहीं पे भी नियमों का ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जिस प्रकार की एफआईआर की गई है। ये एक पक्षीय कार्रवाई है, और शासन प्रशासन को के दम पर कहीं ना कहीं पर चुनाव को लड़ने का और इसमें भेदभाव करने वाला काम हो रहा है। ये पहली बार कोई भूपेश बघेल जी के साथ चुनाव के समय नहीं हो रहा है। इसके पहले भी उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था, निकलने नहीं दिया गया था, और हवाला क्या दिया गया था कि बाहर निकलेंगे तो धारा 144 लगी हुई है। और उसी दिन वहां पर नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, जहां पर हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, एकत्रित हुए थे। तो ये मुख्यमंत्री जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, और एन कैन प्रकरण कैसे भी उनको वहां आने से रोकना है। आप कह रहे हैं कि और इस प्रकार के प्रकरण दर्ज कर दो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री पर। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। अमित चिमनानी साहब, एक बात तो देखिए, मुख्यमंत्री जाएंगे तो उनके साथ स्थानीय प्रत्याशी होगा जो किसी पार्टी की तरफ से होगा, वो किसी के मुख्यमंत्री भी हो, 2 लोग हो गए, पीएसओ साथ में होगा, 3-4 सिक्योरिटी वाले भी होंगे, 5 की संख्या तो ऐसे ही पूरी हो गई। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि यूपी के मंत्री या बीजेपी के नेता जब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें देखने सुनने 5 लोगों से ज्यादा नहीं आ पाते हैं क्या, या दरअसल वो तस्वीरें बाहर नहीं आ रही हैं? देखिए, नितिन जी ने पहली अपनी बात जब शुरू की तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, और आपने भी कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए नियम अलग तो अभी तक हमने सुना नहीं कहीं पे हो, और सारे लोगों के लिए नियम एक ही रहेगा। और मुख्यमंत्री या किसी और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को थोड़ी सी ज्यादा चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि लोग उनको आइडियल मानते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि वो कानूनों का पालन करें। जैसे माननीय मोदी जी कभी भी बैठते हैं तो वो सीट बेल्ट लगा करके बैठते हैं। उनको जरूरत है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसीलिए ही बैठते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे नियम कायदे कानून को फॉलो करना है, देश उनको देखता है। तो आप एक मुख्यमंत्री पद पर हैं, और आप इस प्रकार से भीड़ लेकर के शायद अपने आप को प्रूफ करने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का जब उल्लंघन करेंगे, और चुनाव आयोग अगर उस पर कार्रवाई करेगा, तो उस पर आप टीका टिप्पणी करने के लिए मुझे लगता है कि नहीं बनती है ये बात। ठीक, और तो प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पर सवाल पूछ दिया। अमित जी, मैंने तो ये पूछा था कि क्या बीजेपी के मंत्री नेता जब इस तरह का डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो 5 लोग भी नहीं पहुंचते क्या सुनने के लिए, देखने के लिए? 5 ही लोग दिखते हैं क्या तस्वीरों में? देखिए, जब 15 जनवरी से पहले की जो गाइडलाइन थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस गाइडलाइन का फॉलो किया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने या मीडिया के लोगों से चर्चा के दौरान अगर ये बात भी कही कि कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करना है क्योंकि लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना है, तो कांग्रेस ने उसको किससे जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, चुनाव कैंसिल कराना चाहती है, ये चीखने चिल्लाने लग गए। तो भीड़ तो हमारे यहाँ थी, लेकिन हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहते हैं, और ये जो कार्रवाई की है वो चुनाव आयोग ने की। अब प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं कि मैं लड़की हूं और मैं लड़ सकती हूं। आपको लड़ना किससे है? विपक्षी दलों से। फिर आप चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं,
और दूसरी बात मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता की आप बात कर रहे थे, वो लोकप्रियता तो नितिन जी बिहार में भी हमने देखी, सुपड़ा साफ हो गया, आसाम में भी हमने देखी कि कांग्रेस वहां जीत नहीं पाई, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। और मैं अब आज इस टीवी चैनल पर निवेदन करता हूं आपसे, ये जो डिबेट है ना, वो 10 मार्च को बड़ा याद किया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी की 15 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं, तो क्या कांग्रेस ये मान लेगी कि छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं चल रहा है, और ये मान लेगी कि मैं लिख ले रहा हूं आपकी बात को, इसको आज है सर 17 तारीख, मैं लिख ले रहा हूं कि 17 तारीख को चिन्नानी साहब ने कहा था कि 15 सीटें भी कांग्रेस की अगर आ गई, और अगर 15 से ऊपर आ गई तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ मॉडल पास हो गया। ये मैंने लिख लिया, सर नोट कर लिया। उस दिन सर मैं बोलूंगा अपनी टीम को कि आप ही बैठे मेरे साथ 10 मार्च को। जरूर सर, जरूर। हाँ, जरूर मैं आता हूं सर उस पर आपके पास में है ये, आता हूं सर। एक सवाल नितिन जी आपसे। नितिन जी, ये तो खैर देखिए 10 मार्च को कितनी सीटें किसकी आएंगी वो एक अलग चीज है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि तकनीक के इस दौर में क्या जरूरी है कि फिजिकल रैलियां हो, खुद वहां मौजूदगी हो? अगर वर्चुअली मुख्यमंत्री वहां पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगे, तो वो प्रभावशाली नहीं होगा क्या? देखिए, वर्चुअली हम कहां तक पहुंच सकते हैं, कहां तक उत्तर प्रदेश में योगी जी ने मोबाइल की या इंटरनेट की? सर ये नोएडा है, ये कोरबा नहीं है सर, चिरमिरी नहीं है, बहुत बिछड़ा हुआ है। आईटी हब है सर यहाँ। नहीं, नोएडा है, पर नोएडा भी मैं गया हूँ आसिफ जी, घुमा हुआ है नोएडा भी मेरा। नोएडा में भी कई जगह ऐसी है जहां पर नेटवर्क काम नहीं करता। तो देखिए, फिजिकली तो उपस्थित होना ही पड़ेगा, आयोग भी मानता है। अब आयोग पूरा उनके इशारे पर यदि काम करे, या शासन प्रशासन का जो भी होता है इनका सहयोग से या उनके संरक्षण में, जैसा भी भाजपा चुनाव लड़ना चाहती लड़े, पर जनता ने देखिए बिल्कुल मन बना लिया है। और अभी बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे साथी अमित चिमलानी जी बोल रहे थे कि 15 सीट आ गई, तो आप मेरा भी रिकॉर्ड कर लो, मेरा भी दिखा देना कि मुंह की खाएंगे, ये मुंह की खाएंगे। अरे डूबता जहाज है, भारतीय जनता पार्टी डूबता जहाज है, छेद हो गया, उसमें लगातार भाग रहे लोग। इसमें नितिन जी मैं समझ गया, ये इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? नितिन जी सुनिए, नितिन जी में निपटेंगे आपसे। अमित जी से बातों बातों में एक उन्होंने नंबर दे डाला है। अब वो ये चाहते हैं कि वो इस गेम में अकेले क्यों फंसे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनसे पूछूंगा 15 मार्च को, 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, हाँ, कि कितनी सीटें आई, तो उन्होंने अपने आंकड़े बता दिए। अब वो चाहते हैं कि आप भी ये गेम खेलें और अपने आंकड़े बताएं। तो अगर आप अपने आंकड़े बताना चाहते हो उतनी दमदारी से भंसाली, मैं नोट कर ले रहा हूं, मेरी पेन की रिफिल अभी भी चल रही है। अंदाजा बताओ नितिन जी, अंदाजा तो बोलो यार, बड़ी लोकप्रियता चल रही है भाई। अरे मैं गेम खेलने, अरे अंदाजा तो आपने 72 प्लस बोला था, 72 प्लस बोला था, कितना 62 प्लस बोला था छत्तीसगढ़ में। अच्छा ठीक है सर, यूपी में सरकार किसकी बनेगी ये डिबेट का हिस्सा नहीं मेरा, एक मिनट निकलते हैं इससे। अंक गणित नहीं खेलते हम, ज्योतिष नहीं है। यूपी में सरकार किसकी बनेगी इस पर डिबेट नहीं मेरी, वो जिसकी बने। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ नितिन जी 15 सीट और 16 सीट, हम नंबर पे नहीं जा रहे, पर हाँ ये जरूर बोल रहे हैं कि सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके। अच्छा, यानी उसके लिए आपको चाहिए होगा 2/3 बहुमत, तभी जाकर आप सीट निकाल पाएंगे। 403 के आसपास की सीटें हैं, लगा लीजिए 202 के आसपास सीटें चाहिए होंगी, तब जाकर ऐसा हो पाएगा, या फिर आपको गठबंधन की आवश्यकता होगी। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। एक सवाल नितिन जी जो पूछा है अमित जी ने, वो ये पूछ रहे हैं कि आप विपक्ष से लड़िए, चुनाव आयोग से क्यों जूझ रहे हैं? विपक्ष से तो लड़ ही रहे हैं, और हमारी बहनें लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो लड़की हूं, लड़ सकती। देखिए हमारे लिस्ट में कितना प्रतिशत हमने महिलाओं को वहां पर स्थान दिया है। ये हत्यारों को टिकट देते हैं, और हम जिनके खिलाफ इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, जिनके घरों में बेटियों की इज्जत लूटी है, जहां पर हत्याएं की है, हम उनके परिवारों के साथ खड़े, उनको टिकट दे रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े। तो फर्क तो साफ नजर आता है। यूपी में योगी के जंगल राज का खात्मा निश्चित तौर पर तय है, पाप का घड़ा भर चुका है, अति का अंत है। और बिल्कुल जैसा कि ये कह रहे थे ना, 15-17 नंबर का जो गेम खेल रहे थे, आप बिल्कुल याद रखिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि 1001% उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी, और कांग्रेस से कांग्रेस अपने दम पे करेगी या समाजवादी पार्टी साथ आएगी,
आएगी, बसपा साथ आएगी या कोई और पार्टी साथ आएगी। खैर वो अभी से प्रवक्ता जाहिर बात है बचते हैं इन चीजों से, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि आगे होने क्या वाला है। चिमनानी साहब आपसे एक सवाल है, एक बड़ी भ्रांति है नोएडा को लेके कि यूपी का कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता है, और अगर आता है तो माना जाता है कि उसकी सीट चली जाती है। मुझे नहीं पता कि आपको ये दिलचस्प फैक्ट पता है कि नहीं पता। ये बड़ी एक मिथ है कि कोई सीएम नोएडा नहीं आता है, तो अगर एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का हिम्मत जुटा रहा है वहां जाने की, उस पर सर एफआईआर हो जाती है। नहीं, ये मिथ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते के लिए है कि जो यूपी का मुख्यमंत्री होगा वो जाएगा तो आएगा, लेकिन 23 में भी लेकिन योगी जी चले गए पहले। हाँ। और मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसका नोएडा से क्या संबंध है, मेरे को लगता है टिप्पणी करना बहुत सार्थक बात नहीं होगी। सवाल यह है कि अति महत्वाकांक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने आप को प्रूफ करने की, उसको लेकर के कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, या हार का डर इतना सता रहा है कि 2-5 सीटें भी आती हुई नहीं दिख रही हैं, तो चलो जो करना है करो, चलो ठीक है, आप कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन कर लो और भी जो करना है कर लो, लेकिन प्रयास जारी रखो। क्योंकि कांग्रेस के लिए देखिए, नितिन जी ने खुद पॉजिटिव बात कोई नहीं बोली। उन्होंने कहा कि सीटें हम अच्छी बांट रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोकप्रियता बहुत ज्यादा है मुख्यमंत्री जी की, प्रियंका जी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो सीटें बटाने से भी नहीं आप मतलब सीटें भी नहीं बता पा रहे हैं, और आप ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भाजपा अगर जाएगी तो कांग्रेस आएगी। आप क्या है, दूसरे की जीत पर ताली बजाने के आदित्य हो चुके हैं, उससे बाहर आ जाइए नितिन जी। कांग्रेस पार्टी आप अपनी नाव बचाओ भाई, नाव में छेद हो गया है। और चिमनानी जी, वो नाव में छेद हो गया, लोग भाग रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर। क्यों, आपकी बारी आएगी ना सर, आपकी बारी आएगी ना। अरे सुनिए ना, आपकी बारी आएगी। ठीक है सर, देखिए वैसे मैं कह तो रहा था कि यूपी के चुनाव में कौन जीतेगा ये डिबेट का हिस्सा नहीं, लेकिन यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और कहते हैं दिल्ली की सत्ता या दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो यूपी की चर्चा कैसे ना हो ये भी जाहिर बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपी की चर्चा ना हो। लेकिन खैर, नितिन मंसाली साहब कह रहे हैं नाव में छेद हो गया है, अमित चिमनानी साहब कह रहे हैं कि अगर नाव डूबी तो आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप ही डुबोएंगे या किसी के साथ मिलकर डुबोएंगे। अलग अलग दावे हैं, दावे उसी तारीख को मालूम चलेंगे, उससे पहले तो दावों में दम नजर आएगा ही दोनों तरफ से। बहुत धन्यवाद है आपका चिमनानी साहब, और नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आंकड़े दिलचस्प रहेंगे, जिस दिन नतीजा आएगा देखेंगे कि यूपी में किसका दम रहता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ के सीएम की जब वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्ति हुई है तो सीएम अपनी जिम्मेदारी निभा तो रहे हैं, पार्टी को बढ़त दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एफआईआर के फेर में फंस गए हैं। एक एफआईआर उन पर हुई है और कांग्रेस का यह कहना है कि केवल कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है या मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। तो बीजेपी कह रही कानून से ऊपर कोई नहीं, जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर एफआईआर होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।